ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक पढ़े थे, टॉपिक का केवल नाम लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आज को हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 का ऑलमोस्ट हम लोग सारा कुछ कंप्लीट कर चुके थे ना। क्या क्या कंप्लीट हो चुका था, डिफिनेशन सीख चुके थे, सिंपल स्पेस सीख चुके थे, रैंडम वेरिएबल, रैंडम एक्सपेरिमेंट सीख चुके थे। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो चुका था। नंबर 2 अंश, लास्ट क्लास वाला वीडियो अपलोड कर देंगे तो वहां से सीख लेना जो जो तुम लोग का छूटा हुआ है। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद अपने क्या सीखे थे, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस पे भी हम लोग अच्छा खासा क्वेश्चन किए थे। सैंपल स्पेस सीखे थे। सैंपल स्पेस के बाद इवेंट सीखे थे, और टाइप्स ऑफ इवेंट में हम लोग सीखे थे, श्योर इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होता है। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सीखे थे जो कि इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बाद क्या सीखे थे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी सीखे थे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी सीख चुके थे। ठीक है, और ये दोनों कंबाइन करके भी सीखे थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अच्छा, एक्सक्लूसिव में क्या था बताओगे, इंटरसेक्शन है ना, दो इवेंट ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होता है, नल सेट होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो रहा था, 0। ठीक है, और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हो रहा है कि ए यूनियन बी का मतलब, ए यूनियन बी का वैल्यू पूरा का पूरा सिंपल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाला जाए तो 1 आएगा, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव ये दोनों रूल को फॉलो करेगा। एग्जॉस्टिव इसमें क्या था, ए इंटरसेक्शन बी एक ही नल सेट होगा, और ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी जो होगा वो सैंपल स्पेस। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितना हो जा रहा था, 0, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जा रहा था। अच्छा, साथ ही साथ हम लोग सीखे थे क्या कि कोई भी इवेंट रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 1 के बीच में, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट से श्योर इवेंट के बीच में। इम्पॉसिबल इवेंट वैसा इवेंट जिसका कुछ भी मतलब नल सेट है, एम्प्टी सेट है, उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोले थे। जैसे हम लोग 2 डाइस को थ्रो किया और हम बोले कि वहां पे 3-6 आने का क्या है, ठीक है, तो वो सिचुएशन को लेके करते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप से 8 पे बात करते हैं। 8 नंबर कंडीशन में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी का अलग अलग फॉर्मूला भी पढ़ चुके थे ना, प्रोबेबिलिटी का अलग अलग फॉर्मूला पढ़े ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या था बताओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। ठीक है, ये था। और यहां से हम लोग फिर सीखे थे फॉर्मूला के बारे में, फॉर्मूला क्या क्या था बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बेसिक फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोल दे रहे कि वहां पे ए यूनियन ए और बी अपने आप में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0, उस वक्त प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और बोल दे रहे ए एंड बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, तो 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हम लोग सेट थ्योरी में डिसजॉइंट सेट के नाम से भी जानते थे। ठीक है, इसी टाइप से दोनों कंबाइन करके बोल रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव पे, दैट मींस कितना, 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी टाइप से यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटाई, और इसका मतलब हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी माइनस में ए, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही होगा। इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो कहीं पर भी ये लिखा हो इसका भी मतलब ये होगा, और कहीं पे ये लिखा हो तो इसका मतलब भी ये वाला टर्म। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग क्या बात किए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इस पे भी बात कर चुके थे, कितना बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, करेक्ट, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन यहीं पे यदि बोल दिया जाए कि ए बी सी तीनों के तीनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है,
उस वक्त क्या हो जाएगा बताओ, उस वक्त ये पूरा वैल्यू क्या है, दोनों कंडीशन को बोल रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। उस वक्त क्या हो जाएगा, ये 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, पूरा रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। पूरा रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसमें। क्लियर है, यहां तक हम लोग पूरा कर चुके थे, है ना। अब आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने, आज का जो टॉपिक है क्या क्या पढ़ेंगे सुनिए। सबसे पहला टॉपिक होगा ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर, जो कि क्लास 11 का ही टॉपिक था बट लास्ट डे छूट गया था। ऑड इन फेवर एंड ऑड इन अगेंस्ट, ऑड इन अगेंस्ट, ठीक है, ऑड इन फेवर ऑड इन अगेंस्ट दूसरा टॉपिक था। पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक हम लोग बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे, जो कि क्लास 12 का यहाँ से स्टार्ट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद अपने को पढ़ना है नंबर 3 में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद पढ़ना है यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, इसको आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बाद अपने पढ़ेंगे 5 नंबर टॉपिक में मल्टीप्लिकेशन के बाद टोटल थ्योरम, टोटल थ्योरम के बाद हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर में बेस थ्योरम, जो कि इंपॉर्टेंट है। और नंबर 7 में पढ़ेंगे हम लोग रैंडम वेरिएबल, बोल सकते हो रैंडम वेरिएबल, या तो बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे नंबर 8 में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा टॉपिक पढ़ना, ठीक है। तो पहले हम लोग चलते हैं, पहला टॉपिक कौन सा, ऑड इन फेवर ऑड इन अगेंस्ट, ऑड इन फेवर, ठीक है, ऑड इन फेवर, फेवर एंड ऑड इन अगेंस्ट। इसको नॉर्मल भाषा में आप समझ सकते हो, जैसे कहीं पर भी स्टेटमेंट बोला है कि भैया ऑड इन फेवर बताए, फेवर मतलब क्या, आपको जो चाहिए वही आप डिमांड करो, ये कुछ नहीं होता है, सुनना ध्यान से, इट इज रेशियो बिटवीन, लिखो इट इज रेशियो बिटवीन सक्सेस इज टू फेलियर, ठीक है, इट इज रेशियो बिटवीन सक्सेस टू फेलियर, इट इज रेशियो बिटवीन, रेशियो निकाल, रेशियो, ठीक है ना, बिटवीन, बिटवीन, ठीक है, सक्सेस एंड फेलियर, ठीक है, सक्सेस और फेलियर पे रेशियो डिक्लेयर। ये सक्सेस और फेलियर क्या है वो समझना, ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा किसी एक सैंपल स्पेस के ऊपर, किसी एक सैंपल स्पेस के ऊपर। जैसे हम बोल रहे हैं कि भैया एक डाइस को थ्रो किए, सुना, एक डाइस को थ्रो किया, डाइस को थ्रो करने के बाद 1 डाइस को थ्रो किए तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, इसका सैंपल स्पेस सर जी क्या हो जाएगा बताना, 1 2 3 4 5 6, समझ में आएगी नहीं। इसमें हम बोले कि ए बोल के एक इवेंट है या ई बोल के कोई एक इवेंट है, ऐसे ई बोल के कोई एक इवेंट है, ई बोल के कोई एक इवेंट है, और उस इवेंट में हम लोग बोल रहे हैं कि इवेंट नंबर आना चाहिए, इस सैंपल स्पेस का एक ई बोल के कोई इवेंट ले रहे हैं जिसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, इवेंट नंबर का। तो इवेंट नंबर क्या हो जाएगा बताएंगे कोई, 2 4। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं ना कि भैया ऑड इन फेवर हमको बताए, ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर किसका बताना है, इवेंट नंबर का, किसका बताना है, ऑड इन फेवर बताना है इवेंट नंबर का। तो इवेंट नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट नंबर का जो आएगा उसका कार्डिनल नंबर पहले बताएंगे, इज टू
इवन नंबर नहीं आएगा, मतलब इसको हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल आउटकम। समझ में आया? आपको जो चाहिए वो ऊपर में, हमको क्या चाहिए, ऑड इन फेवर, मेरे रिस्पेक्ट में चाहिए, जो मेरे फेवर में हो। तो मेरे फेवर में हम क्या बोल रहे हैं, किसका हमको चाहिए, ऑड इन फेवर किसका चाहिए, इवन नंबर। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, मतलब इवन नंबर कितने होंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ई कितना होता है बताओ, नंबर ऑफ ई कितना हो गया, तो ये हो गया 3, डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल आउटकम्स कितना, टोटल सैंपल स्पेस 6 था, उस 6 में से हम लोग क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, कितना बचा 3। दैट मीन्स इसमें जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1:1। क्लियर है, समझ में आया, ऑड इन फेवर का। यहीं पे हम बोल देते हैं कि भैया प्राइम नंबर का आप बताएं ऑड इन फेवर, क्या बोले, प्राइम नंबर का ऑड इन फेवर, प्राइम नंबर का। तो आपके पास इवेंट क्या हो गया, प्राइम नंबर का आपको क्या चाहिए, ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर। तो आपके पास जो बोला जा रहा है वही आपके लिए क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। तो यहां पे मेरे लिए इवेंट क्या है बताएंगे, इवेंट क्या है, प्राइम नंबर। इवेंट क्या हो गया, प्राइम नंबर, जिसको हम ई से डिनोट किया। तो प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएगा इस सैंपल स्पेस का, 2, 3, 5, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को ऑड इन फेवर निकालना है प्राइम नंबर का। दैट मीन्स क्या बोलेंगे, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल आउटकम्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, अनफेवरेबल आउटकम। तो इसका मतलब कितना होता है, फेवरेबल आउटकम्स इवन नंबर का कितना होगा, कार्डिनल नंबर, फिर से 3 है ना, और डिवाइडेड बाय 3 होगा, मतलब फिर से इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। यहीं पे हम बोल देते हैं कि भैया हमको ना ऑड इन फेवर चाहिए मल्टीपल ऑफ 3। क्या चाहिए, ऑड इन फेवर मल्टीपल ऑफ 3, तब जाके क्या होता है, ऑड इन फेवर, ठीक है, ऑड इन फेवर। अच्छा इस बार ऑड इन अगेंस्ट मान लेते हैं, इस बार ऑड इन अगेंस्ट किसका चाहिए भैया, मल्टीपल ऑफ 3 का। तो इस बार क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 का चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, ऑड इन अगेंस्ट कभी भी चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, अनफेवरेबल आउटकम्स, समझ में आया, डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो आप मेरे को बताओ कि मल्टीपल ऑफ 3 का फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 का 3 आएगा, 6 आएगा, मतलब कार्डिनल नंबर इसका कितना हो जाएगा बताना, 2। अनफेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा तब, ई कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या क्या हो जाएगा बता रहा हूं, वहां पे 1, 2, 4, 5। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा बताओगे, तो रेशियो कितना हो जाएगा बताना, ऑड इन अगेंस्ट का रेशियो कितना हो जाएगा, 2/4 आया ना, 2/4 मतलब कितना, 1:2। बोलो क्लियर हुआ है? तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल आउटकम्स को क्या बोलेंगे, ऑड इन फेवर, क्योंकि ये रेशियो देगा, जस्ट प्रोबेबिलिटी नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है, ये रेशियो दे रहा है। इसी टाइप से आपको बोल दिया कि भैया ऑड इन अगेंस्ट का पूछ रहा है तो अनफेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम्स। लेकिन मान लेते यहां से अपने को प्रोबेबिलिटी पूछ देता, किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है, सपोज इवेंट का, किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है आपको पता ही है, मान लेते हैं सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का पूछ रहे हैं, तो आप नॉर्मली निकालोगे भैया फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय कितना, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल आउटकम, ऐसे समझो ना। आपके पास रेशियो दिया, किसका रेशियो दिया हुआ है, ऑड इन फेवर का रेशियो दिया, कितना दिया हुआ है, A:B। इसका मतलब क्या कि पहला वाला वैल्यू कितना है, ऊपर वाला वैल्यू क्या है, फेवरेबल आउटकम्स का, ये क्या है, फेवरेबल आउटकम, और ये क्या है, अनफेवरेबल आउटकम। समझ में आ रहा है, ये किसका है, अब अनफेवरेबल आउटकम। अब एक छोटा सा बात, यहीं पे यदि पूछ देता मेरे को ऑड इन अगेंस्ट, तब जाके क्या हो जाता, रेशियो क्या हो जाता, क्या लिखते बताना, ऑड इन अगेंस्ट का क्या लिखेंगे बताना, 20:1। ये पोर्शन पहले क्या हो जाएगा, ऑड इन अगेंस्ट बोल रहा है मतलब पहले अनफेवरेबल, और उसके बाद वाला पोर्शन फेवरेबल आउट। तो ये कितना हो जाएगा, अनफेवरेबल आउटकम्स हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑड इन अगेंस्ट बोल रहे हैं, और ये वाला क्या हो जा रहा है, फेवरेबल आउट। क्लियर है? लेकिन यहीं पे मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी पूछ दे, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बताओगे, ऑड इन फेवर का प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट का, तो कितना हो जाएगा, A/A+, और यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहे थे कितना हो जाएगा, B/A+।
प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, कहाँ पे कहाँ कहाँ पे कहाँ ये बोला ऑड इन अगेंस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन हम बोले थे कि मल्टीपल ऑफ 3 का ऑड इन अगेंस्ट बताना है, तो उस टाइम हम ऑड इन अगेंस्ट में हमेशा अनफेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम। हाँ वो सैंपल स्पेस ही तो हो रहा है, तो घुमा के वो तो सैंपल स्पेस ही। कहाँ 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 ये एक सेकेंड, ऑड इन फेवर, यहाँ पे रेशियो चाहिए, प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए। ऑड इन फेवर जस्ट बात कर रहा है, दैट मीन्स रेशियो चाहिए किसके किसके बीच में, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल आउटकम्स, रेशियो चाहिए, कार्डिनल नंबर का रेशियो कि कितना कितना वैल्यू है। समझ में आएगी नहीं? लेकिन यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछ रहा है फेवरेबल आउटकम्स, तब जाके क्या होगा, ऑड इन फेवर का पूछ रहे तो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब सीधी सी बात है वो इवेंट का पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? क्लियर है यहां तक? हाँ स्लाइड पीछे करें। पहले हम लोग बात किए थे कि भैया मान लेते हैं ऑड इन फेवर बोल रहा है, सुनो ध्यान से एक बार, ऑड इन फेवर पूछ रहा है, दैट मीन्स क्या, ऑड इन फेवर का रेशियो यदि इस तरीके से दिया हुआ है कि ऑड इन फेवर A/B है, दैट मीन्स ए किसको डिनोट कर रहा है और बी किसको डिनोट कर रहा है, अनफेवरेबल। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछ रहा है, अच्छा ऑड इन फेवर मतलब किसी एक इवेंट का बात क्या होगा, किसी एक इवेंट का बात क्या होगा कि कौन से इवेंट का बात कर रहा है, जो इवेंट का बात कर रहा है वही फेवर हुआ मेरा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे बताएंगे, A/A+ में बी, बोलो हाँ या ना। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट को मतलब, और ये क्या हो गया, ऑड इन फेवर का प्रोबेबिलिटी, और ये क्या है, ऑड इन अगेंस्ट का प्रोबेबिलिटी, वो क्या हो जाएगा बताएंगे, B/A+। इसको उल्टा सोचो, तो इसका उल्टा सोचो, मान लेते हैं आपको दे दिया हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू, सपोज मान लेते हैं अपने P, मान ली क्या, मान ली P। क्लियर समझ में? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट P है, तो ऑड इन फेवर क्या हो जाएगा, यदि रेशियो हमको पूछ रहा है, ऑड इन फेवर का रेशियो कोई बताएंगे क्या हो जाएगा, ऑड इन फेवर का रेशियो P बाई, पहले तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस PE। क्या करेंगे बताओ, समझ में आया ना? क्योंकि अपने को चाहिए क्या, ये वाला, तो इसमें से ये वाला डिवाइड देंगे, देखो दिस वन बाई दिस वन का प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसका वैल्यू मान लिए P, और इसका वैल्यू कितना होगा तब, इसका वैल्यू कितना होता है बताओ, 1 माइनस P। अब अपने को चाहिए क्या, A/B चाहिए ना, ऑड इन फेवर मतलब A/B चाहिए, देखो आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, क्लियर है यानी। अच्छा इसी टाइप से मान लेते हैं ऑड इन अगेंस्ट चाहिए होता, ऑड इन अगेंस्ट, तब जाकर उसका रेशियो क्या हो जाएगा बताना, 1 माइनस PE डिवाइडेड बाई कितना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देयर आर द 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का पोर्शन क्या होगा, 0 होगा, और यूनियन का पोर्शन कितना होगा, यदि तीनों के तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, दैट मींस कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, बोलो हाँ या ना, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये इसका वैल्यू कितना होगा 1। ये गिवन है आपके पास, पहला स्टेटमेंट से ये गिवन। दूसरा बात, छोटा छोटा बात करेंगे तो समझ में आएगा, पूरा क्वेश्चन को समझो। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है, द ऑड्स आर 8:3 अगेंस्ट E1, ये दिया हुआ, ऑड इन अगेंस्ट क्या दिया बताना, ऑड इन अगेंस्ट, ठीक है ना, ऑड अगेंस्ट, ऑड इन अगेंस्ट क्या दिया बताएंगे, ऑड इन अगेंस्ट किसके किसके रिस्पेक्ट में दिया, कौन से इवेंट के रिस्पेक्ट में, E1 के रिस्पेक्ट, क्या दिया बताएंगे, रेशियो 8:3, करेक्ट, बोलो समझ में आएगी। अच्छा तो ऑड इन फेवर क्या हो जाता, ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर क्या हो जाएगा बताएंगे, E1 के रिस्पेक्ट में कितना, 3:8 आया, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इन फेवर मतलब E1 का निकालेंगे तो ये अपने आप में कितना हो जाएगा, 3/3 + 8 मतलब कितना, 11। कोई डाउट है कि नहीं, निकल गया कि नहीं, दोनों को जोड़ दिए। अच्छा इसी टाइप से नेक्स्ट क्या दिया बताना, नेक्स्ट क्या दिया, 2:5 इन फेवर ऑफ E2, ऑड इन फेवर दे दिया हुआ है, ऑड इन फेवर किसके किसके रिस्पेक्ट में दिया, ऑड इन फेवर बताएंगे E2 के रिस्पेक्ट, कितना दिया बताना, 2:5, हाँ या ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा बताएंगे, कोई कितना हो जाएगा बताना, 2/7, आपको फेवर में निकालना है, क्लियर है समझ में? आपको फाइंड क्या करना है नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, फाइंड द ऑड इन अगेंस्ट E3। पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालो, क्या निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, इसको फाइंड कर ले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्वेश्चन मार्क, अपने को पता है ये तीनों वैल्यू गिवन है, क्या क्या गिवन है बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। वैल्यू पुटअप कर दो तो ये कितना होता है बताना, 3/11 प्लस में 2/7 इक्वल टू, मान लेते भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ही है, दिस वन इक्वल टू कितना होगा, सॉल्व कर लिया जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हो जाएगा 1 माइनस 3/11 माइनस में 2/7। एलसीएम लोग कितना हो रहा है बताओ, एलसीएम लेंगे तो ये 77, तो ये 77 माइनस में 7 या 21 22, कितना हो जा रहा है आंसर, 34 श्योर, देख लेने 34 बाई कितना 77। तो ये किसका निकला बताओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 का। अच्छा दैट मीन्स यदि हम लोग ऑड इन फेवर का बात करते, ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर किसका बात करें, ऑड इन फेवर ऑफ व्हाट, ऑफ E3, तो क्या होता है बताना, 34 इज टू कितना, 34 माइनस में 77, क्योंकि ये 77 A प्लस बी के मिलके बने, तो कितना हो जाए बताना, 34 माइनस में 77 करेंगे कितना हो जाएगा 33। बोलो समझे कि नहीं समझे, वो 77 कैसे है, फेवर प्लस फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय प्लस अनफेवरेबल आउटकम, तो 34 आपके पास फेवरेबल है, तो अनफेवरेबल कितना है 33। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, तो ऑड इन अगेंस्ट, तो देयरफॉर ऑड इन अगेंस्ट कितना हो जाएगा बताओ, ऑड इन अगेंस्ट कितना हो जाएगा 33:30। बोलो समझे कि नहीं। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते, तो ये 43 होगा तो ना माइनस करने में गलती की हो, देखो ये कितना हो जाएगा 43, और ये भी समझे कि नहीं समझे, हाँ बोल बेटा, कौन सा E1 कैसे लिखे हैं, कौन सा ये वाला E1, देखो ऑड इन अगेंस्ट कितना दिया हुआ था 8:3, तो ऑड इन फेवर कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अच्छा प्रोबेबिलिटी मतलब ये, तो किसका ऑड इन फेवर का 3 लिख दिए और 3 + 8 जोड़ेंगे, जोड़ देंगे बस। इसी टाइप से यहाँ पे कितना ऑड इन फेवर दिया 2:5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा बताओ, 2/2 + 7, क्योंकि ऑड इन अगेंस्ट दिया होता है इसलिए पहले ऑड इन फेवर निकालेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी किसका निकाल दो, E1 E2 ठीक है E3 इस टाइप। क्लियर है। एक छोटा सा और क्वेश्चन ले ले कि भाई या तो कोई एक जीतेगा, जब ए जीत रहा होगा तो बी नहीं, और जब बी जीत रहा होगा तो सी नहीं, और जब सी जीत रहा होगा तो डी नहीं, या ए जीत रहा होगा, ए जब जीतेगा तो बी सी डी नहीं जीत सकता है, और जब बी जीतेगा तो ए सी डी नहीं जीत, जब सी जीत सकता है तो ए बी डी नहीं जीत, और जब डी जीतेगा तो ए बी सी नहीं। दैट मीन्स ये चारों के चारों अपने आप में क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। लॉजिक समझ में आया कि नहीं, क्योंकि कोई किसी के ऊपर में डिपेंडेंट है ही नहीं, इंटरसेक्शन है भाई। ऐसा हो सकता है कि ए और बी दोनों जीत गया रेस में, रेस में कोई एक जीतेगा ना, तो यहां पे इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का बात करेंगे तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया ना, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्लस में कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। और यही तो है बोला कि वन ऑफ देम, इसमें से कोई एक जीतने का, आइदर ए जीता तो बी नहीं जीता होगा, सी नहीं जीता होगा, डी नहीं जीता होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का वैल्यू जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि सारा का सारा ऑड इन फेवर दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने आप में कितना हो जाएगा 1/4, बोलो हाँ या ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा 1/5, हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि फेवर का बात है। अच्छा इसमें कितना हो जाएगा बताना 1/6, और ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा 1/7। एलसीएम लेंगे जो आएगा वो, क्लियर है। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो। हाँ हाँ 4 ही है रेस में कैसे किसी एक का, नहीं कोई ना कोई जीतेगा, वो बात नहीं, किसी एक का जीतने का क्या चांस, कोई ना कोई जीतेगा ये नहीं हो रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वन ऑफ देम, किसी एक का जीतने का क्या चांसेस। क्लियर है, समझ में आई कि नहीं, क्वेश्चन थोड़ी ना बोल रहा है कि जीतेगा कि नहीं जीते।
जीतेगा तो जरूर कोई ना कोई एक। हो रहा है कि किसी एक को जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी, तो एक एक जन का प्रोबेबिलिटी जीतने का चांसेस। ठीक है, क्लियर समझ में? आगे चलते हैं नेक्स्ट अपने क्लास 12 के टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से क्लास 12 का टॉपिक स्टार्ट होता है और पहला टॉपिक है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ में आया यहाँ तक? ऑर्डिनरी पेपर समझ में आया? चलो भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट। कंडीशनल, अभी तक हम लोग के पास जो था ना वो प्रोबेबिलिटी बहुत इजी तरीके से था दिया हुआ। आप समझना कैसा था, एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो समझ में। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, पहले समझोगे उसके बाद नोट करोगे, नोट करने से ज्यादा समझने वाला चाहिए। अभी तक हम लोग जो क्लास 11 वाला टॉपिक पढ़े उसमें किस तरीका प्रोबेबिलिटी था कि भैया कुछ भी चीज दिया वो उसमें हम लोग देख रहे थे सिंपल स्पेस क्या है। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि भैया 20 कार्ड है, कितने कार्ड है? 20 कार्ड। इधर सत्यम टोटल कितने कार्ड है? 20 कार्ड्स है, और 20 कार्ड्स में ना एक एक कार्ड में 1 2 3 4 करके नंबर लिखा हुआ अप टू कहां तक? 20 तक नेचुरल नंबर लिखा हुआ। कहां से कहां तक? 20 कार्ड्स है। इस टाइप से मान लेते हैं 20 कार्ड्स है, और ठीक है 20 कार्ड्स है 1 2 इस टाइप से लिखा हुआ। ठीक है, इस टाइप से डॉट 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 लास्ट वाला कार्ड कितना हो जाएगा ये लिखा। क्लियर? तो टोटल आपके पास कितने कार्ड है? 20 कार्ड्स है। हम पूछ दिए कि भाई ये 4 से डिविजिबल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। हम क्या पूछे? 4 का डिविजिबल वाले कितने सारे ऐसे कार्ड है, मतलब कितने सारे क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है जो 4 से डिविजिबल। तो 4 से डिविजिबिलिटी को हम लोग क्या मानेंगे? इवेंट मानेंगे, क्योंकि वही हम लोग को बात किया जा रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? 4 से डिविजिबल का। तो 4 से डिविजिबल का जो बात करें वही मेरे लिए क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स, मतलब वही मेरे लिए इवेंट हो गया। तो इवेंट क्या होगा बताएंगे? इवेंट क्या होगा? 4 8 जो कि 4 से डिविजिबल, उसके बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20 ले सकते हैं हाँ सर क्योंकि 20 कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 से डिविजिबल कार्ड के कितने हो जाएंगे? बेसिक सा बात, कितना हो जाएगा बताओ? कितना? 5/20। कोई डाउट? तो जो भी आंसर आ रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं सपोज ए मान लिया। ठीक है, ताकि ए मानेंगे तो सुविधा। दिस वन ए करेक्ट। अब यहाँ पे ना इतना दूर तक पहले दिया हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा लीक इन्फॉर्मेशन हो गया। तुम्हारा कोई भाई था वो बता दिया कि भैया वो जो कार्ड उठा रहे हो ना, अब वहां पे एक लीक इन्फॉर्मेशन है। क्या लीक इन्फॉर्मेशन है? कहीं से पता चल गया कि जो कार्ड उठाना है वो क्या होना चाहिए? 5 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 से बड़ा। अब कंडीशन क्या हो गया? क्या गिवन इंफॉर्मेशन मिल गया आपको? एक इंफॉर्मेशन मिल गया कि 5 से बड़ा। तो 5 से बड़ा कौन सा होगा? सुना जाए 5 से बड़ा में आपको बताना है, 5 से बड़ा में बताना है आपको कि भैया क्या होगा कि 4 का डिविजिबिलिटी की क्या। नहीं समझे? पहले तो हम लोग को पहले से पता था कि 4 का डिविजिबिलिटी की ये प्रोबेबिलिटी, लेकिन एक इंफॉर्मेशन आपको लीक हो चुका है, पहले से मिल गया है। क्या इंफॉर्मेशन मिल गया है? कि वो जो कार्ड उठा रहे वो 5 से बड़ा होना चाहिए। वो कार्ड जो उठा रहे वो क्या होना चाहिए? 5 से बड़ा। तो 5 से बड़ा कार्ड कौन कौन सा आ सकता है बताओगे? कितना हो जाएगा बताओगे? उसको हम लोग 5 से बड़ा जो कार्ड है उसको हम लोग मान लेते हैं बी। 5 से बड़ा कार्ड को हम लोग क्या मान लिए? बी मान लिए। तो ये जो बी इंफॉर्मेशन है, बी में क्या क्या आएगा बताना? 5 से बड़ा में 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। हाँ है ना? पहले ये तो समझो 5 से बड़ा। तो 5 से बड़ा कौन कौन सा कार्ड होगा? 6 7 8 9 इस टाइप से डॉट 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 कितना होगा? क्लियर है? इसमें मान लेते हैं हम लोग ए को ढूंढेंगे, इसमें हम लोग ए को ढूंढेंगे। तो वो जो ए होगा जो कि डिविजिबल बाई 4 है वो क्या क्या हो जाएगा बताएंगे कोई? कितना हो जाएगा बताना? 8 हो जाएगा, फिर कितना? 12 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 20। क्लियर है? तो जाके प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तब जाके प्रोबेबिलिटी कितना होता है बताओगे कोई? प्रोबेबिलिटी उस वक्त क्या हो जाएगा? 4 बाई कितना? 4 बाई नहीं, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया है। तो जो इंफॉर्मेशन पता चल गया तो वहां तो आप जीरो हो रहे हो ना। समझ में आई कि नहीं? क्योंकि अब इंफॉर्मेशन आपको पता चल चुका है। तो सैंपल स्पेस आपको तो पता चल चुका है कि सैंपल स्पेस क्या होगा? मोर देन। तो उस टाइम कितना हो जाएगा बताएंगे? 6 से स्टार्ट करेंगे 20, मतलब उस टाइम 15 हो जाएगा। तो 4/50 इंफॉर्मेशन जैसे पता चलते ही तो आपका सैंपल स्पेस वहां पे रिड्यूस हो जाएगा, ओरिजिनल सैंपल स्पेस। इस बात को समझिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है कि भैया पहले हम लोग के पास कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं होता था, अब इंफॉर्मेशन लीक हो गया। क्या लीक हो गया? कि भैया ये बता दिया गया कि कार्ड उठाना है। पहले क्या था कि भैया 1 से लेकर 20 तक का कार्ड था, उसमें 4 का डिविजिबिलिटी का प्रोबेबिलिटी क्या था? तो आंसर हो गया इजीली तरीके से 4 का डिविजिबिलिटी हम लोग देखिए 4 हो सकता था, 8 हो सकता था, 12 16 20। तो टोटल 5/20।
लेकिन अब इंफॉर्मेशन क्या दिया कि जो कार्ड होगा वो क्या होना चाहिए, जो कार्ड होगा वो मोर देन 5 होना चाहिए। तो मोर देन 5 का तो समझ में आ गया कि मोर देन 5 वाले सारे कार्ड अब सैंपल स्पेस में आए। सैंपल स्पेस में अब क्या आ गया, समझ में आया। तो यहां पे एक छोटा सा बात हम लोग करेंगे, इसको हम लोग वेन डायग्राम के जरिए समझ। तो ये आपके पास है दिस वन, ठीक है। यहां पे अपने पास मान लेते हैं कि इसमें मान लेते हैं ये हो गया एक तो ए, ये हो गया बी। सुनना ए में अपने क्या लिख रहे हैं, सुनना। ए में अपने क्या लिख रहे हैं, ए में अपने पास क्या था, ए एक क्या है बताओगे, एक इंफॉर्मेशन जिसमें क्या है डिविजिबल बाई कितना, डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल बाई 4 में क्या कहानी है, तो ये हो गया मेरे पास 4 होगा, आया ना। फिर कितना हो जाएगा बताना 8, फिर कितना हो जाएगा 12, फिर कितना लिखा है 16 और फिर, ठीक है। बाद में इंफॉर्मेशन हम लोग के पास लीक हो गया दिस वन ए डिविजिबल बाई 4। बाद में इंफॉर्मेशन हम लोग को पता चला कि जो कार्ड होगा वो क्या होगा, मोर देन 5। मोर देन 5 मतलब कौन कौन सा होगा बताना, मोर देन 5 में 6 होगा, 7 होगा, 8 ऑलरेडी आ चुका है बी में, हाँ या ना। फिर कितना हो जाएगा 9, फिर कितना 10 और फिर और 12 हो चुका है, 13 फिर 14 फिर 15 17 18 19 20 हो चुका है। क्या बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है सर, 4 तो है, 4 के पहले कुछ कुछ चीज बचा हुआ, क्या बचा हुआ बताएंगे, 1 बचा हुआ है जो कि ये दोनों सेट से बाहर होगा, फिर कितना होगा 2 और फिर 3, 4 ऑलरेडी हो चुका, फिर क्लियर है यार। तो प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि भैया आप ये जो निकाले हो ये 4/5 आया कहां से, ये आया यहां से डिविजिबल बाई 4। कब, जब आपको पता चल गया कि वो जो कार्ड होना चाहिए मोर देन 5। तो ये उस वक्त ये जो पूरा बी है पूरा का पूरा क्या काम कर रहा है, सैंपल स्पेस का। बोलो हाँ है ना, कार्डिनल नंबर ऑफ जो बी है पूरा का पूरा उस वक्त सैंपल। और ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या अपने आप में बताओ जल्दी से, ये पोर्शन क्या अपने आप में देखो ए इंटरसेक्शन बी, बोलो हाँ या ना। दैट मींस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। आप निकाल क्या रहे हो, आप निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो 4 का डिविजिबल। लेकिन कब निकाल रहे हो, जब आपके पास इंफॉर्मेशन लीक होके पता चल गया कि भैया वो जो कार्ड होना चाहिए वो 5 से बड़ा। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एन ऑफ बी। दैट मींस इसको हम लोग अच्छे ढंग से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसको हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से पूरा डिवाइड दिए, ए इंटरसेक्शन बी बाई किससे, एन ऑफ एस डिवाइडेड बाई एन ऑफ बी को हम लोग डिवाइड दिए एन ऑफ एस। तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, कोई बताएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। डेरिवेशन समझ में आया, पहले इसको नोट करो फिर हम लोग आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ए बाई बी का मतलब क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का ऑकरेंस होने का चांसेस कब है, जब बी ऑलरेडी गिवन रहेगा आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का क्या फॉर्मूला निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन इसको हम लोग जनरल तरीके से कैसे समझेंगे, एमसीक्यू में कैसे सॉल्व करेंगे। आप सीधी सी बात है, आप बी को क्या समझना है, सैंपल स्पेस समझना है, बी को क्या समझना है, सैंपल स्पेस, और जो निकालना है वो क्या होगा ए। जैसे हम बोल दिए कि भैया आपको ना ट्राई ए 10 कार्ड है, एक छोटा सा क्वेश्चन को बताना ओरली सॉल्व कर, 10 कार्ड है जिसमें एक एक तो नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 लेके 10 तक लिखा हुआ है। हम बोल दिए कि भैया आपको ना प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी बताना है, जबकि कार्ड आपको पहले से पता है कि वो मोर देन 4 होगा। आंसर बताओ, प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है जबकि आपको पता होगा क्या ली की इंफॉर्मेशन क्या है कि वो जो कार्ड होना चाहिए वो मोर देन 4 होगा। तो आपको मोर देन 4 देखें, मोर देन 4 में क्या हो जाएगा बताना, 5 हाँ या ना, 5 के बाद 6 7 8 9 और 10। अब इसमें प्राइम नंबर क्या होगा बताना, 5 और 7, तो कितना हो जाएगा 2। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यही होगा, क्योंकि लीक इंफॉर्मेशन से ही आपको ढूंढना है प्राइम नंबर, और जो लीक इंफॉर्मेशन है वही आपका क्या है, सैंपल स्पेस है। तो ये कितना हो जाएगा बताना, 1 2 3 4 5 6, तो 2/6 मतलब 1/3। ये हाँ मोर देन 4, इसमें मोर देन 4। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट आपको निकालने करेगा, कभी भी एमसीक्यू तौर पे दिया हुआ है
तो आपको जो गिवन स्टेटमेंट है उसको क्या मान लेना है, सैंपल स्पेस मान लेना है, और गिवन स्टेटमेंट से आपको ढूंढ लेना है कि प्राइम नंबर पूछ रहा है निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी किसका निकालने के लिए बोल रहा है, प्राइम नंबर का, इवन नंबर का, क्या बोल रहा है, जो भी बोल रहा है गिवन स्टेटमेंट को सिंपल स्पेस मान के निकालते हैं। और इसका फॉर्मूला के तौर पे जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, मतलब क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उल्टा मान लेते हैं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, इसका उल्टा बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या हो जाएगा बताना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, कब निकालना है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ पे एक छोटा सा बात कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, यहाँ पे छोटा सा बात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कभी भी जीरो, ये सब बकवास बात है, समझदार। चलिए कुछ छोटा छोटा प्रूविंग है देख लेते हैं, कुछ छोटा छोटा प्रूविंग है। छोटा छोटा प्रूविंग, ये देखो बोल रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, छोटा छोटा नोट पे पहले समझेंगे, कुछ बकवास है पूरा का पूरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एस, इसका वैल्यू बताना है, फिर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए, ये बता देना अपने को, नेक्स्ट अपने को बता देना प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई ए, देखते हैं। अच्छा ए क्या अपने आप में कोई एक इवेंट है, एस क्या है सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस मतलब यूनिवर्सल सेट, सैंपल स्पेस मतलब यूनिवर्सल सेट, जो पूरा का पूरा होगा किसी एक इवेंट के लिए, जो जो निकलेगा, जो जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट के। अब सुनना ध्यान से, ए बाई एस यदि बात करें तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना लिखेंगे बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस, आया ना भाई, कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, क्लियर। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस कर रहे हैं, मतलब ए का, ए कोई एक इवेंट है, जैसे मान लेते हैं, अब छोटा सा बात बता रहे, आप समझो पूरे अच्छे ढंग से समझो कि भैया एक डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, मान लेते हैं कि भैया हम बात की ए बोल के लिए जिसमें हम लोग लिखे हुए प्राइम नंबर 2 3 5, करेक्ट, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अच्छा ए के साथ हम लोग इंटरसेक्शन करवा रहे हैं एस का, तो क्या आएगा, अल्टीमेटली ए ही तो आएगा, दोनों के बीच में कॉमन क्या है, तो ए इंटरसेक्शन एस करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। अच्छा ए इंटरसेक्शन ए करते, ए और ए में कॉमन तो ए ही आएगा, हाँ या ना। अच्छा एस इंटरसेक्शन ए करते तो भी क्या आता, ए ही आता, क्लियर है। तो यहां से हम लोग को क्या समझ में, ए इंटरसेक्शन एस बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस मतलब कितना, ए ही रहेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवाइडेड बाय कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपने आप में क्या होता है, सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है, हाँ या ना। इसका भाई प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो इसको इसी से डिवाइड देना है, दैट मींस कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय कितना 1, दैट मींस कितना प्रोबेबिलिटी। ये सब छोटा छोटा चीज एमसीक्यू में आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एस इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऑप्शन नंबर बी दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 0, ऑप्शन नंबर डी दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, कुछ भी दिया हुआ है। तो अब छोटे छोटे एमसीक्यू में वहां पे सॉल्व करना। चले दूसरा, अब इसका बता दो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई कितना हो जाएगा बताना, ए इंटरसेक्शन ए, पहले फॉर्मूला में लिखते हैं ना, क्या दिक्कत है, डिवाइडेड बाय कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा ए इंटरसेक्शन ए मतलब कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही होगा, हाँ या ना, क्योंकि ए इंटरसेक्शन मतलब ए बता दिए। अच्छा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने आप में, ये दोनों कटने के बाद अनुराग कितना हो जाएगा बेटा, ये दिक्कत, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, फिर से तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, एस इंटरसेक्शन ए बाय कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताएंगे, फिर से ऊपर में कितना हो जाएगा, ए बाय फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट मींस आंसर इसका फिर से, चला जाए आगे, चला जाए, तुम लोग से हुआ, आज देखो क्या लिखा बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी, यही लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला लगा दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, क्या लिखेंगे बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बाय कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, याद है ये छोटा सा फॉर्मूला बताए थे लास्ट क्लास में, क्या लिखेंगे बताओ, इसकी जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आपको याद होना चाहिए अच्छे ढंग से, इसलिए हम लिखवा दिए थे और आज को रिकेप भी किए थे, याद आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब कितना हो जाए बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दैट मीन्स इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका ये फॉर्मूला ए बाई बी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या समझ में आया हम लोग को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कहीं पर भी ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी बोला है तो डायरेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग कभी भी निकालते थे। मान लेते ए कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो क्या लिखते थे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसी टाइप से ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी निकालना है, क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, बस। इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट बाई ए निकालने करेगा तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो दिक्कत, एक छोटा सा और क्वेश्चन लेते हैं। क्या करेंगे, एलएचएस जैसे लेंगे, ये प्रूव करने का था क्वेश्चन में, प्रूव करना था। आ जाओ भाई देखते हैं। तो एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में क्या लिखा बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करेक्ट बाई कितना एफ। अच्छा इसका मतलब कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे किसका, एफ का, बाई क्या लिखेंगे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करेक्ट। अच्छा ये ना बढ़ता है, कैसे बढ़ेगा बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ करेंगे यूनियन, समझना ध्यान से क्या होता है बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, बी इंटरसेक्शन एफ, समझ में आया भाई कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एक छोटा सा बात पहले आप समझो। अब यहाँ पे आपको पता है फॉर्मूला ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, इसको मान लेते अपने, मान लेते एक्स और इसको मान लिया वाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना हो जाएगा बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आया ना, मतलब कितना, ए इंटरसेक्शन एफ प्लस में फिर कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, और फिर कितना, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है ना, तो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ करेंगे, कोई दिक्कत भाई, कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब एक छोटा सा बात, ये सबको हम डिवाइड देंगे अलग अलग, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, हाँ या ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ बाई कितना लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, हाँ या ना। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ ही तो होगा। दो जगह एफ लिख देने से थोड़ी ना कुछ फर्क, क्योंकि सब तो आपस में इंटरसेक्शन है भाई, कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताना, ए इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ, आया ना, प्लस में इसको क्या लिख सकते हो बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, बी बाई एफ। क्या प्रूव करना था बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताना, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, लिख सकते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है भाई, लिखा जा सकता है ना, आसान, आसान है, लग रहा है या नहीं लग रहा है। आ जाओ एक छोटा सा क्वेश्चन देने जल्दी से, इसका वैल्यू बता दे, बस एक ही फॉर्मूला है और बाकी बात क्लास 11 का फॉर्मूला है। आप वहां पे छोटा छोटा फॉर्मूला आपके ब्रेन में चल रहा है तो आराम से इजी तरीके से हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखो इफ, ठीक है, ए एंड बी, ए एंड बी, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, क्या लिखो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी करवाओगे तो आंसर कितना आएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स बी जो है ए का जितने भी एलिमेंट है किसमें बिलोंग कर रहा है, बी पे, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हर बार आंसर कितना मिलेगा, ए मिलेगा। क्लियर, छोटा सा बात था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है निकालने के लिए बोल रहा है बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये तो बोल रहा है हाँ या ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यदि बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आंसर कितना होगा, छोटा छोटा बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए में इस बार कंडीशन नंबर 2 क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई, सिद्धार्थ समझ में आ रहा है, प्रियांशु, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दिया, नल सेट, तो नल सेट का कार्डिनल नंबर कितना होता है, 0, दैट मीन 0 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होता है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, आ जाओ फटाफट सॉल्व करना। तो
अभिषेक बनाए एक भी, चला जाए स्टार्ट किया जाए। हाँ ये था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया, क्या निकालने बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू। अच्छा बी बाई ए भी दिया हुआ ना, तो बी बाई ए इक्वल टू द फॉर्मूला के तौर पे देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही होगा, हाँ या ना। अच्छा ए बी बाई ए का वैल्यू कितना है 0.4, ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है। अच्छा ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है 0.8, मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो 0.4 इंटू 0.8 मतलब 0.32, तो दिस वन इक्वल टू कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आया है क्या, 8 चौके 32 पॉइंट हो जाएगा, दैट मीन्स कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.32। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका वैल्यू कितना है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल चुके हैं आप, कितना 0.32 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा 0.5, दैट मीन्स ये 50, मतलब ये हो जाएगा 32/50, 32/50 यदि पॉइंट में निकालना तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि ये 100 हो जाए और ये 64 हो जाएगा, तो पॉइंट बैठाने में सुविधा होगा 0.64। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी निकालने के लिए, ये तो बहुत इजी है भाई, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्लास 11 वाले टॉपिक से लेंगे, बी इसका फॉर्मूला कितना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होगा ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू गिवन है, हाँ सर कितना 0.8 और फिर कितना 0.5 और फिर कितना माइनस में 0.32, तो पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1.1 है ना, 8 5 13 होता है भाई, 1.3 है ना, 0 माइनस में 0.32 दैट मीन 0.98, थोड़ा सा भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हाँ या ना, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पता है कितना 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना पता है 1/3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। नंबर टू में क्या बोल रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बी बाई, इसका फिर से फॉर्मूला लगाया जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका भी ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 1/4 और इसका वैल्यू कितना है 1/2, ये 2/4, 2/4 मतलब कितना 1/2। नेक्स्ट नंबर 3 पे बात करते हैं, नंबर 3 में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी। देखो यहाँ से हम लोग अभी थोड़ा देर पहले इसका डेरिवेशन सीखे थे, क्या लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, बस लिख देना है, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ए बाई बी का वैल्यू कितना निकाले हो आप 3/4, दैट मीन्स आंसर कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ पे फंस रहे हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या लिख सकते हैं देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, आ जाओ भाई, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, याद करो हाँ या ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, किसको किसको नहीं समझ, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, यहाँ पे अपने क्या करेंगे, ठीक है यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है कितना, यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन सर 1 ए यूनियन बी तो चाहिए आपको, ए यूनियन बी के लिए क्या करेंगे, ए यूनियन बी के लिए फॉर्मूला क्या होगा बताओगे, अलग से निकालते हैं, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में माइनस में ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, सारा वैल्यू आपके पास है, ए दिया हुआ है 1/2, बी भी दिया हुआ है 1/3 और ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ कितना 1/4। फाइनली सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 12 और ये 6, ये 4 3 12 माइनस में 3, करेक्ट, तो कितना हो जाएगा बताना, 10 में से 3 चला जाएगा 7/12। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा अपने पास 1 माइनस में 7/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना है बताएंगे 1 माइनस 1/3, दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/12 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3,
अब इसका उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/12 इंटू 3/2, प्लीज कैंसिल करेंगे 4, आंसर हो जाएगा 5/8 आंसर। चले बात किया जाए। चले हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन है, स्टॉप कर दो सत्यम, क्वेश्चन लिख लेते हैं कम से कम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3/4। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ। अच्छा एक छोटा सा बात, ए यूनियन बी से आप 3/4 तो ठीक है सर। ए इंटरसेक्शन बी भी आपको दिया हुआ है, ये भी आपको पता है 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट से ए जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, हाँ या ना? 1 - 2/3। आपको निकालना है क्या सबसे पहले बी, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है सर जी? ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का वैल्यू अपने आप में पता है कितना 3/4, ए का वैल्यू पता है कितना, ए का वैल्यू पता है कितना 1/3, बी का वैल्यू पता है, वही तो निकालना है ना। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पता है 1/, तो यहाँ पे हम लोग लेके चले जाते हैं इधर 3/4 माइनस में 1/4 प्लस में 1/4 और ये वैल्यू कितना माइनस में 1/3 इक्वल टू कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये तो बहुत आसानी तरीके से ये 1 हो गया, 1 में से 1 - 3 मतलब 2/3 आया कि नहीं आया है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल गया। नेक्स्ट क्या निकालने बोला है? A/B। तो A/B का मतलब कितना हो जाएगा बताना? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू कितना है 1/4 और B का वैल्यू कितना है 2/3। तो पूरे अच्छे ढंग से सॉल्व किया जाए तो 3/8 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा ये तो बहुत आसान हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। यदि आपको फॉर्मूला अच्छे ढंग से पता है तो बहुत आसान है कि नहीं बताओ? ये ए कॉम, हाँ कौन सा है दोनों बताओ? हाँ ठीक है वो अलग बात है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मतलब इसको मतलब क्या लिखेंगे बताना? फॉर्मूला डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू निकाल चुके ना, कितना 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 1/4। तो पूरा सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बताओ? ये कितना 8 - 3 ना, 8 - 3 कितना हो जाएगा 5, 5 बाई कितना 2। ठीक है। एक लास्ट इस ब्राइटिस का क्वेश्चन है जो कि लग रहा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ही होना चाहिए, ज्यादा तो नहीं हो सकता। थ्री इवेंट्स है ए कॉमा बी एंड सी हैविंग द प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है 2/5, 1/3 एंड 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ बताएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ कितना 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना दिया हुआ है 1/2। करेक्ट। अच्छा और क्या क्या गिवन है बेटा? ए इंटरसेक्शन सी गिवन है कितना 1/5 और कितना बी इंटरसेक्शन सी गिवन है कितना 1/4। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? सी बाई बी। तो सी बाई बी निकालने के लिए बोल रहा है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बी इंटरसेक्शन सी बाई कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सारा वैल्यू पुटअप कर दूं तो कितना हो जाए बताना 1/4 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 1/3 तो ये हो गया 3/4 आया है। नेक्स्ट दूसरा क्या है बताना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यहीं पे निकाल लेते तो ये वैल्यू कितना हो जाए बताना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बी नहीं सी का कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट। दैट मीन्स कितना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे बताना? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। यही होगा। हाँ बोलो किसको?
नहीं नहीं, फिर दिक्कत में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप पहले ये 1 माइनस में देखो ना, डिफरेंस आपको समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है 2/5 आया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का वैल्यू कितना है 1/2, ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू गिवन है 1/5। पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1 माइनस में 1/5 प्लस में 1/2 कितना 7/10, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 3/10। वेट वेट, निकालने के लिए क्या बोला है नेक्स्ट नंबर 3 पे ना, नंबर 3 में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट बाई सी कॉम्प्लीमेंट। दैट मींस यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट बाई कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन बाई सी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू निकाल चुके कितना 3/10, और सी कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सी का वैल्यू दिया हुआ है ना 1/2, सी का वैल्यू 1/2, तो 1 माइनस में 1/2 मतलब कितना 1/2, फाइनली कितना हो जाएगा, आंसर सेम आया था क्या, सेम आया था, दिक्कत समझ में क्लियर, नहीं 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 नहीं, नहीं काम नहीं करेगा ना, वहां पे फेल हो जाएगा। क्या फेल हो रहा है वो देखो, तुम क्या बोल रहे हो बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाई सी कॉम्प्लीमेंट, हाँ दिस वन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, हाँ ठीक है बाई, हाँ उसके बाद हाँ तो दोनों वैल्यू तो वही तो किए, इसका वैल्यू कितना है, हम भी तो वही किए, हाँ तो वही तो निकालना, इसलिए तो बोले थे पहले 2 नंबर सॉल्व कर लेना उसके बाद 3 पहले 2 सॉल्व कर ले उसके बाद 3 नंबर सॉल्व, ये तो निकाल लिया देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का पहले वैल्यू निकाले उसके बाद 3, ठीक है, पहले 3 नंबर सॉल्व। अब वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं, चला जा सकते हम। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कॉलेज है जिसमें 70% स्टूडेंट पास कर रहा है किसमें, फिजिक्स में, 75% स्टूडेंट पास कर रहा है किसमें, मैथमेटिक्स में, 10% स्टूडेंट फेल, दोनों में फेल है, फिजिक्स में भी फेल है और इंटरसेक्शन नहीं है, ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ अ स्टूडेंट इज चेंजेज एट रैंडम, मतलब एक स्टूडेंट को चूज किया गया रैंडमली, ठीक है, बताना है क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों जन जो स्टूडेंट जो चूज किया गया है वो पास है किसमें, फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स, ठीक है। आज छोटा छोटा स्टेटमेंट जो गिवन है, फिजिक्स में पास को हम लोग मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लेते हैं सपोज ए, फिजिक्स में पास को हम लोग क्या मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट मीन्स कितना दिया हुआ फिजिक्स में, पहले फिजिक्स दिया हुआ है 70%, ठीक है, और मैथमेटिक्स को हम बी मान लिए, क्या मान लिए बी, तो मैथमेटिक्स में पास कितना बताएंगे 75%। नेक्स्ट बोल रहा है दोनों में फेल है, मतलब ए में फेल है तो फेल का चांसेस, पास का चांसेस कितना है 70, तो फेल होने का ए ऐसे नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डिनोट करने का तरीका ए है फिजिक्स में पास का तो ए कॉम्प्लीमेंट फिजिक्स में फेल का, बी में मतलब मैथमेटिक्स में पास का बी है तो मैथमेटिक्स में फेल का बी कॉम्प्लीमेंट, पूरे दोनों में फेल किया मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 10%, बोलो समझे कि नहीं, दैट मीन्स यहां से हम लोग वैल्यू देखे तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10%, बोलो समझे कि नहीं समझे, दैट मीन्स यहां से हम लोग को समझ में आ रहा है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना ए यूनियन बी, अच्छा 1 माइनस यहाँ पे 1 पता है 1 ना होके कितना हो जाएगा 100%, कितना हो जाएगा 100%, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू यदि परसेंटेज में देखा जाए तो कितना हो जाएगा 90%, तो ए यूनियन बी क्या है कि कम से कम कोई एक सब्जेक्ट में पास होने का क्या चांसेस, ठीक है समझ में आया, किसी एक स्टूडेंट कम से कम कोई एक सब्जेक्ट में या तो मैथ में पास करेगा या तो फिजिक्स में पास करेगा या तो दोनों में पास, दोनों में फेल होने का चांसेस 10% था, लेकिन दोनों में से कम एक में पास होने का चांसेस कितना है 90%, ठीक है। अच्छा, तो यहां से अपने पास क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमको पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि भैया दोनों में पास होने का क्या चांसेस है, मतलब मैथ में भी और फिजिक्स में भी, मतलब फिजिक्स में भी और मैथ में, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या, क्लियर है,
ये इसका मतलब क्या हो रहा है, ही पास इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मतलब कितना है, प्रोबेबिलिटी आपको बताना है ए इंटरसेक्शन बी का, जब ए आप फिजिक्स माने और बी आप, तो यहां से निकल जाएगा दिस वन इक्वल टू कितना 90। तो आंसर कितना हो जाएगा बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 70%, ठीक है, मैथमेटिक्स में 75%, ठीक है, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यदि सॉल्व करोगे दिस वन इक्वल टू कितना 90%, फाइनली कितना मिल रहा है 70 प्लस में 75 145, 145% माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस वन इक्वल टू कितना 90%। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितना हो रहा है बताएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है अपने आप में ये वाला वैल्यू इधर आएगा, इधर चला जाएगा, तो कितना से बताएंगे 145 माइनस में 90 मतलब 55%, ठीक है। अब इसको ना हम वेन डायग्राम लेंगे तो और जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है, सारा डेटा अपने पास आ गया, तो वेन डायग्राम से ले लेते भाई, ठीक है। दिस वन फिजिक्स, दिस वन मैथ, ठीक है। दोनों का कॉमन पोर्शन कितना है बताएंगे, दोनों का कॉमन पोर्शन निकालेंगे कितना 55%, ये दोनों का 50, ठीक है। अच्छा टोटल ए कितना था, टोटल ए कितना था 70%, फिजिक्स कितना था 70, तो 75 हो गया, बचा कितना बताएंगे 15, क्लियर है या नहीं है। अच्छा इसके बाद क्या बोल रहा है बताना, मैथमेटिक्स टोटल कितना था 75, तो ये 55 हो गया, तो कितना हो गया 20%, और ये वाला पोर्शन कितना है 10%, जहां पे ना तो मैथ में पास किया ना ही फिजिक्स में पास। अच्छा इसको बी मानेंगे। अब क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ही पास इन मैथमेटिक्स गिवन दैट इन फिजिक्स, मतलब आपको क्या निकालना है, मैथमेटिक्स में पास होने का चांसेस कितना है, मतलब बी में पास होने का चांसेस कितना है, जबकि आपको पहले से पता है कि वो पास है किसमें फिजिक्स में, बी बाई, दैट मीन्स इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, करेक्ट, समझ में आया कि नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है या नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको यहाँ से आपको पता चलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू कितना है, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 55%, बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है अपने आप में 70%, ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा देख लो, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 50/70 जो आ रहा है वही आंसर होगा, कट रहा है 5 से कट रहा है 11/14। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, तीसरा क्वेश्चन में, ये तो सेकंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ही पास इन फिजिक्स गिवन दैट पास इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स में पास होने का क्या होगा जब वो मैथ में ऑलरेडी पास है, तो ए बाई बी, दैट मीन्स कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा बताना, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 55% फिर से, और ये कितना 75, 5% से कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल, परसेंटेज कैंसिल 11/50, समझ में आया। तो वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से आएगा वो समझ में आ रहा है, तो बोल रहा है कि 10 कार्ड है 1 से 10 तक, तो टोटल यदि सैंपल स्पेस का बात करें, कार्डिनल नंबर का बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10 ही होगा, ठीक है। बोल रहे कि 1 कार्ड ड्रॉन किया गया रेंडमली इफ इट इज नोन दैट, आपको पता है कि वो जो कार्ड है वो क्या है बता के मोर देन 3, तो मोर देन 3 को हम लोग मान लेते हैं बी, मोर देन 3 को क्या मान लिए बी, सपोज मोर देन 3 को हम लोग मान लिए बी, दैट मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ जो बी है वो कितना हो जाएगा बताएंगे, मोर देन 3 कितना हो जाएगा, मोर देन 3 कार्डिनल नंबर ऑफ बी मतलब 7 हो जाएगा 3 तक छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, इवन नंबर को, इवन नंबर को अपने मान लेते हैं, इवन नंबर को अपने मान लेते हैं, सपोज इवन नंबर को क्या मान लिए ए मान लिए, ठीक है। तो इवन नंबर में अपने पास यदि देखा जाए मोर देन 3 में क्या क्या आएगा कोई बताएंगे, सर 4 आएगा, हाँ या ना, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10। अच्छा इवन नंबर को हम लोग ए माने हैं, तो इवन नंबर में क्या क्या आ सकता है, इवन नंबर में आ सकता है सर 2 4 6 8 10, यही आएगा ना। यदि ए इंटरसेक्शन बी का बात करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा बताएंगे, कॉमन पोर्शन देखा जाए तो 4 6 8 10,
दैट मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा बताएंगे, 4 आया ना। अच्छा इसी टाइप से यहां से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा बताएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा 7/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा बताएंगे, कितना हो जाएगा 4/10। क्लियर है। अब यहाँ पे अपने पास निकालना क्या है बताएंगे, पूरे इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी बताइए, मतलब ए का प्रोबेबिलिटी बताइए। कब, जब आपको पहले से पता है इट इज नोन दैट द नंबर इज क्या लिखा मोर देन 3, मतलब बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है, यदि अच्छे ढंग से देखा जाए तो 4/10 भाई कितना 7/10। तो यहाँ से 10 कैंसिल हुआ, 4/7। ये प्रॉपर मेथड हुआ बनाने का। लेकिन यदि ओरली सॉल्व किया जाए तो हम लोग को बोला है कि आपके पास ऑलरेडी गिवन है कि जो कार्ड है वो क्या है बताना, मोर देन 3। तो मोर देन 3 में इवन नंबर देख लो, और मोर देन 3 को हम लोग क्या मान लेंगे, सिंपल स्पेस मान लेंगे। तो सिंपल स्पेस 7 हो गया, और मोर देन 3 में इवन नंबर कितना है 4 है, तो 4/7 आंसर। तो इतना करने जो मिला। क्लियर है। तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लियर हुआ सबको, हाँ बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कम ही नहीं है, जितना करवाए उतना कम है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना, जो नहीं बनेगा हमसे ये करना। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, अपने टॉपिक का नाम है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट। टॉपिक का नाम क्या है, स्टॉप कर दो थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट होगा क्या, सुनना ध्यान से। दो इवेंट है किसी एक सेम सैंपल स्पेस का, कोई अलग अलग सैंपल स्पेस का नहीं, सेम सैंपल स्पेस का दो इवेंट है। हो रहा है क्या, पहले इवेंट का होना या ना होने से दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क ना पड़े। पहले इवेंट का होने या ना होने से दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी में कोई ना फर्क पड़े, या तो दूसरे इवेंट का होने या ना होने से पहले इवेंट का प्रोबेबिलिटी में कोई ना फर्क पड़े। तो ऐसे दो इवेंट को अपने क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। समझ में आया क्या बोले, पहले इवेंट के होने या ना होने से रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता है। किसको नहीं फर्क पड़ता है, बी के प्रोबेबिलिटी पे। मान लेते ए और बी दो इवेंट्स है सेम सैंपल स्पेस का, ए के होने या ना होने से बी को फर्क नहीं पड़ने वाला है उसके प्रोबेबिलिटी में, या बी के होने या ना होने से ए के प्रोबेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे ए और बी को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इसका मतलब क्या, यदि हम लोग समझे इसको मैथमेटिकली समझा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लेते ए बाई बी, इसमें हम लोग ए बाई बी का मतलब क्या लिखते हैं, जनरली हम लोग लिखते क्या, ए बाई बी का मतलब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान से बताओ, ए इंटरसेक्शन बी बाई कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो लिखते हैं। हाँ यार, अब हम बोलना ये चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी मतलब क्या, यहाँ पे ए डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, बी पे, क्योंकि बी गिवन क्वांटिटी रहता है। हम जैसे कंडीशन डाल दिए कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, दैट मींस ए इवेंट को बी इवेंट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी को आप क्या सिंपली बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्यों सर, क्योंकि ए जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो चुका है किसके, बी के साथ, और बी इंडिपेंडेंट हो गया किसके साथ, ए के साथ। मतलब बी के होने या ना होने से ए को फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जैसे ही इसको हम लोग पुटअप करते हैं यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के जगह पे हम लोग ए जैसे लिख देते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दैट मींस यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो कभी भी दो इवेंट को मैथमेटिकली प्रूव करना है कि वो दोनों इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि ए का प्रोबेबिलिटी और बी का प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा आता है तो हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट है, नहीं आता है तो बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। क्लियर है, समझ में आया। मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे उल्टे तरीके से हम लोग समझेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ए और बी आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, कंडीशन में आपको दे दिया, क्या कंडीशन दे दिया कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ए और बी अपने आप में क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। उस वक्त हम लोग के पास यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई पूछ देता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट,
दैट मीन्स उसका आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी इंटरसेक्शन या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स उस वक्त हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसी टाइप से यदि आपको बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कब? जब ए और बी क्या बोले आ जाएगा, इंडिपेंडेंट। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसको। तो देख आ जाओ। क्या गिवन है बताना। चला जाए, चलते क्या लिखा, गिवन दैट क्या क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया, कितना दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया कितना बी, और उसके बाद क्या दिया हुआ है ए यूनियन बी दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना होता है 3/5। फॉर्मूला क्या होता है ए यूनियन बी का बताएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको वैल्यू किसका निकालना बताएंगे, ए इंटरसेक्शन बी नहीं, पी निकालना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू पता है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है माइनस में ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिख सकते हो ना, दिस वन इक्वल टू कितना 3। यहाँ पे देखना 1/2 उधर लेके चले गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस वन इक्वल टू 3/5 माइनस में 1/2, कितना हो जा रहा है, ये दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जैसे कॉमन लोगे आप, तो आपके पास बचा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 10 है ना, कितना हो जाएगा 1/10। अच्छा, इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो ठीक है, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए घटा दिए, मतलब 1 माइनस 1/2 मतलब फिर से 1/2 इक्वल टू कितना 1/10, 2 से कैंसिल हो गया 5। दैट मींस क्या समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो कितना है 1/5। ठीक है, निकल गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, ए क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू दिया 1, दैट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो वैल्यू है वो अपने आप में 1/6 है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू देखा जाए तो ये कितना बताएंगे 5/6। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आना। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू बेटा 1/4, ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा अपने आप में 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लो पहले, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी निकालने के लिए आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हो, क्या अप्लाई करोगे बताओ, ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस वन इक्वल टू कितना 5/6। ए का वैल्यू है 3/4, बी का वैल्यू निकालना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है बताएंगे 1/4, करेक्ट, इक्वल टू कितना 5/6। आप जैसे इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दोनों को हम लोग जैसे 3/4 माइनस 1/4 करेंगे कितना हो जाएगा 2/4, 2/4 मतलब 1/2, ये 1/2, दिस वन इक्वल टू 5/6। जैसे उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/6 माइनस में 1/2, दैट मीन्स क्या एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ये 5 माइनस में 3 है ना, दैट मीन्स कितना 2/6, 2/6 मतलब कितना 1, एक छोटा सा, क्या समझ में आया सर, हम लोग को ये समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर रहता तो हम लोग बोलते इक्वली लाइकली इवेंट है।
लेकिन ये दोनों बराबर नहीं। याद कीजिए हम लास्ट क्लास में बताए थे इक्वली लाइकली इवेंट मतलब सेम सैंपल स्पेस का दो या दो से ज्यादा इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी यदि देखा जाए सेम होगा तो इसको इक्वली लाइकली इवेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना अपने आप में 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना है 1/3, जो कि सेम नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ए एंड बी व्हाट, ए एंड बी नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। अच्छा सर, अपने को इंडिपेंडेंट इवेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा देख लेते हैं, ए का वैल्यू कितना है अपने आप में 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना है 1/3, 3 कैंसिल कितना है 1/4 और ऑलरेडी 1/4 दिया हुआ था, देखो हाँ या ना। तो बिकॉज अपने को पता चल गया कि ए इंटरसेक्शन बी जो है, बिकॉज अपने को पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी है इसका वैल्यू कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट। ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट बात करते हैं, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी अपने आप में 1/4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी अब अपने आप में जीरो नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है अपने आप में 1/4 है, जीरो रहता तभी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। तो यहां से एक छोटा सा क्लू हम लोग को समझ में आया क्या, कि कभी भी ए एंड बी इंडिपेंडेंट बोल दिया है, कभी भी इंडिपेंडेंट बोल दिया है, तो इसका मतलब तो हम लोग को समझ में आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। इसका मतलब ये हम लोग नहीं बोल सकते कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जीरो होगा, दैट मींस ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना आपने आपको कि ए और बी के बीच में कॉमन पोर्शन हो भी सकता, तभी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इसलिए जीरो हम लोग नहीं बोल सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, कुछ ना कुछ कॉमन पोर्शन है, इसलिए ये दोनों बराबर होगा। अदरवाइज ये बराबर नहीं होता तो फिर एक्सक्लूसिव नहीं होता, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं, एक्सक्लूसिव हो जाता। क्लियर है समझ में? एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन पोर्शन। ठीक है, आगे बात करें, एक छोटा सा और क्वेश्चन ले, एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का, 4 5 6। ठीक है, ई बोल के इवेंट है जिसमें मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 3,6 है। एफ क्या है, मल्टीपल ऑफ इवेंट नंबर मतलब 2 4 6। तो ध्यान से देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का बात करेंगे, इसमें 2/6 मतलब कितना आ जाएगा बताना 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का बात करेंगे तो ये अपने आप में कितना आ जाएगा 3/6 मतलब कितना 1/2। अच्छा ई इंटरसेक्शन एफ का बात करेंगे तो दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या सर, हाँ 6 है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का बात करेंगे, ये वैल्यू कितना आ जाएगा बताना 1/6। इसका मतलब क्या, देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का वैल्यू देखो तो क्या आ रहा है, ई का वैल्यू 1/3, एफ का वैल्यू 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6। दैट मीन्स क्या, देयरफॉर अपने बोल सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ई एंड एफ क्या अपने आप में इंडिपेंडेंट। क्लियर है समझ में? थोड़ा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे। चलो आ जाओ स्टार्ट किया जाए। तो हेडिंग देना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है अनुराग, चले स्टार्ट करो। अच्छा तो भाई अपने पास ना ये तो पता चल गया, क्या क्या पता चल चुका है, देखना एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है वो देखना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो भी कंडीशन था उसको हम लोग कहाँ पे यूज किए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट में यूज किए। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखो, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b का मतलब कितना है बताएंगे, a/b का मतलब कितना लिखते हैं बताओ, a इंटरसेक्शन b बाई कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ b, यही तो लिख रहे हैं। अच्छा देयरफॉर आप बता सकते हो कि a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटू कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b।
आया ना। अच्छा इसी तरीके से मेरे को ये बात बता दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मतलब, बी बाई ए का मतलब कितना होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आया ना। दैट मीन्स यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपने आप में क्या हो जाएगा बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई, आया ना। तो इससे क्या समझ में आया कि ए इंटरसेक्शन जो बी है इसका वैल्यू क्या आ रहा है, आइदर आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, आया ना, या तो आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई। अच्छा ए इंटू बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब एंड भी पढ़ते हैं अपने, ए एंड इसको क्या पढ़ते हैं, ए एंड बी, हाँ या ना। अच्छा इसका मतलब क्या पढ़ते हो, अब इसका मतलब आप पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाई मतलब ए इंटू बी, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी हम लोग बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। कैसे यूज करेंगे अभी क्वेश्चन लेंगे तो अच्छे ढंग से समझ में आएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन पे ऊपर में डिपेंडेंट है। यहाँ पे एक दो तो स्टेटमेंट आएगा, क्या क्या स्टेटमेंट आएगा, साइमल्टेनियसली आएगा, वन आफ्टर अनदर आएगा, ये सब वर्ड आपको समझना है। ठीक है, वहां पे वो लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली या वन आफ्टर अनदर या कुछ कुछ वर्ड्स है, उस वर्ड को हम लोग समझेंगे और कैसे कैसे यूज करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन लिया जाए, पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में चलो। अच्छा पहला क्वेश्चन आपके पास है, लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करना। पहला क्वेश्चन है, अ बैग contain a bag contains 10 white ball, 10 white and 6 black ball, 6 black ball। ठीक है, 4 balls are successfully drawn। ठीक है, 4 ठो बॉल उठाया गया भैया, ड्रॉन। आउट विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब भैया बॉल उठाए और अपने पास रख ली, ऐसा नहीं कि फिर से बैग में डाल दीजिए। ठीक है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी probability that that they are alternately of different color। कितने बॉल्स है, 10 बॉल है ना, 10 बॉल है, ध्यान से समझते भैया। ये 10 बॉल है, एक बैग है, मान लेते इस टाइप का कोई बैग है, इस बैग के अंदर में आपके पास 10 बॉल्स है, और इस 10 बॉल्स में कितने ब्लैक है बताएंगे, 6 ब्लैक है। अच्छा व्हाइट पहले,
ओ टोटल 16 बॉल है ना, टोटल 16 बॉल है बेटा, जिसमें से 10 वाइट है। वाइट कितने हैं? 10, 10 वाइट। और ब्लैक कितने हैं? 6 ब्लैक। 4 बॉल को उठाना है। कितने बॉल को उठाना है? 4। और इस तरीके से उठाना है विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब मान लेते हैं कि बॉल है यहाँ पे, इस बॉल को उठाए हम अपने पास रख लिए, बैग से उठाए हम अपने पास रख लिए, इसमें फिर से डाले नहीं। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब उठाना अपने पास रख लेना, फिर से बॉल उठाए अपने पास रख ले, फिर से बॉल उठाए अपने पास रख ले, फिर से बॉल उठाए अपने पास। और विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब उठा के रख लेना, विथ रिप्लेसमेंट मतलब यहां से उठाए, उठाए यहां से, देखे, फिर से रख दिए। समझ में आया? विदाउट रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट का विदाउट मतलब आप उठाए जो बॉल वो अपने पास रखिए। तो जैसे उठा के अपने पास रखेंगे तो वहां पे टोटल बॉल में रिड्यूस होगा, कमी होगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? जैसे पहले 16 बॉल था, पहला बॉल उठा लिए, तो पहला बॉल जो उठाए वो बाद में जाए, तो अब वहां पे कितना बॉल बच गया? फिर दूसरा बॉल उठाए तो वहां पे बॉल में कमी आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन विथ रिप्लेसमेंट बात की तो उठाए, देखे, फिर से रखते, तो टोटल बॉल जितना था पहले उतना ही रहेगा विथ रिप्लेसमेंट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? टोटल विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्लियर है? आ जाओ, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। पूरा एक बैग कंटेन कर रहा है, तो कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 4 बॉल उठाना है विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अल्टरनेटली डिफरेंट कलर, मतलब चारों का चारों अल्टरनेट कलर का हो सकता है। पहला मान लेते हैं आपके पास व्हाइट उठा, तो दूसरा क्या हो सकता है? ब्लैक। फिर क्या उठना पड़ेगा? व्हाइट, और फिर कितना? ब्लैक। ये एक सिचुएशन हो सकता है, हाँ या ना? दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि हो सकता है पहले ब्लैक उठा होगा, पहले व्हाइट उठा होगा, तो ये हो गया। हो सकता है पहले ब्लैक उठा होगा, फिर व्हाइट, और फिर से और कोई सिचुएशन हो सकता है क्या? 2 ही कलर का है, 3 कलर का रहता तब जाके और जाता, लेकिन 2 ही कलर, तो यही 2 कंडीशन हो सकता है अल्टरनेटली 4 बॉल उठाने का। अब यहां से हम लोग केस 1 पे चलते हैं, ये वाला केस लेते हैं। केस 1 पे हम लोग चलते हैं भैया। केस 1, केस 1 में क्या उठाना है? पहले व्हाइट बॉल, फिर ब्लैक बॉल, फिर व्हाइट बॉल, फिर ब्लैक। टोटल व्हाइट बॉल कितना है बताएंगे? 10। तो पहला व्हाइट बॉल उठाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? कितना हो जाएगा बताना? पहला व्हाइट बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी 10/60। क्या एक तो व्हाइट बॉल उठा लिए तो वर्क कंप्लीट हो गया क्या? पूरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगेगा, जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, पहले अलग अलग मल्टीप्लिकेशन, पूरा वर्क अलग अलग जॉब है। पहला जॉब हो गया है, फर्स्ट जॉब कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसका एक पार्ट हुआ है जिसमें व्हाइट बॉल उठाए। व्हाइट बॉल उठ गया, अब वहां पे कितना बॉल बचा? सर 9 व्हाइट बॉल और 6 ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल उठने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 6/15। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? अब फिर से व्हाइट बॉल उठा रहे, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहे तो उठा उठा के अपने पास रख रहे। फिर से व्हाइट बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है? 9/40। और फिर से दूसरा ब्लैक बॉल उठाने का कितना हो जाएगा बताना? 5/30। क्लियर? एक एक तो बॉल करके, तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यही चल रहा है। व्हाइट जो है डिपेंडेंट किस पे? बी पे। बी किस, समझ में आ रहा है? ये वाला ब्लैक बॉल किस पे है? ये ब्लैक बॉल किस पे डिपेंड है? इस व्हाइट पे। ये व्हाइट किस पे डिपेंड? इस ब्लैक पे। फिर ये ब्लैक किस पे डिपेंड है? इस व्हाइट पे। इसलिए मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? केस 2 में अपने चलेंगे तो कितना हो जाए बताना? केस 2 पे, केस 2 पे, केस 2 में यदि ब्लैक पहला बॉल उठाए तो कितना हो जाए बताएंगे? 6/16। फिर कितना? व्हाइट बॉल उठाएंगे तो 10/15 है ना? और फिर कितना हो जाए बताना? फिर ब्लैक बॉल उठाएंगे तो 5/14, और फिर से व्हाइट बॉल उठाएंगे कितना? 9/30। अल्टीमेटली देखा जाए न्यूमेरिकली इधर उधर है, लेकिन ये मैथमेटिकली ये दोनों न्यूमेरिकली कितना है? सेम है। दैट मीन्स दोनों ऐड करेंगे तो ये यही वाला चीज सेम चीज है 2 बार, तो 2 टाइम्स अपने लिख सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ कितना? 10/16 इंटू कितना? 6/15 इंटू कितना? 9/14, और फिर कितना? 5/13। कुछ कट रहा होगा सिंप्लीफाई करने के लिए तो काट सकते हैं, अदरवाइज रहने देंगे। कट रहा है 5 से, 5 3 15, 3 से कैंसिल करेंगे ये 2 से कैंसिल कर लेते तो ये 7, और कुछ कट रहा है 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 8, बचा कितना? 10 इंटू 9, नीचे में वैल्यू हो गया 8 इंटू 7 इंटू 3, तो ऊपर का वैल्यू कितना हो गया? 90/8 सत्ते 56 गुने 13। ठीक है, कितना हो जाए बताओ? 3 6 18, हाथ में रह गया 1, 5 3 15, 15 और 1 16। ये कितना हो जाएगा भैया? ये 50। आंसर यदि देखा जाए 8 6 6 12,
6 + 6 12, हाथ में 1, ये 7, 728 आया क्या? छोटा और हो रहा है, काटने लायक है तो काट देना। ठीक है, आंसर कितना है? आंसर है 45/364, मतलब हाँ ये और काट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चले। टिकट कितने टिकट्स हैं बताएंगे टोटल? 10 है, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का बात करेंगे तो ये हो गया 10। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 4 को हम लोग मल्टीपल ऑफ 4 बोला या मल्टीपल ऑफ 5 बोला है? मल्टीपल ऑफ 5, पहले मल्टीपल ऑफ 5 बोला है। मल्टीपल ऑफ 5 को ना अपने ए से डिनोट करते हैं, तो ए में कौन कौन सा आएगा बताइए? 5 आएगा और 10 आएगा, बोला हाँ या ना? और क्या बोला बोलता ना, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 कितना आ जाएगा बताना, उसको बी मान लेते। क्या क्या आएगा बताना? 4 और 8। कितने कार्ड उठाने? 2 कार्ड, वन आफ्टर अनदर, मतलब पहला कार्ड उठाए, देखे उखे, उसके बाद विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहा है तो रख लिए, विथ रिप्लेसमेंट बोलता है तो देखने के बाद फिर से डाल। कहानी क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट में एक एक टू करके कम होते जाएगा टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका, और विथ रिप्लेसमेंट में क्या होगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे कहानी क्या बोल रहा है कि पहला कार्ड उठाने के लिए बोल दिया, क्या बताओगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोला है? मल्टीपल ऑफ 5, हाँ या ना? पहला बोला है मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 बोला है ए। दूसरा कार्ड क्या बोला है? मल्टीपल ऑफ 4, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना? b/a। सर क्यों? क्योंकि ए ऑलरेडी हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने का मतलब मल्टीपल ऑफ 5 निकालने का कितना होता है बताएंगे? टोटल कितने कार्ड है? मल्टीपल ऑफ 5 का 2, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है? 10। क्लियर है? विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहा है, नंबर 1 पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो कार्ड उठाए हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 है उसको अपने पास रख। अब कार्ड कितना टोटल बच गया? 10 में से कितना बचा? 9, तो ये सैंपल स्पेस 9 हो गया। अब मेरे को बताओ मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 4 कितना है? 2 है, तो फिर से 2, तो आंसर कितना होता है बताएंगे? 2 कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5, मतलब 2/40। लेकिन यहीं पे विथ रिप्लेसमेंट बोलता है, तो पहला कार्ड उठाने का क्या होता है प्रोबेबिलिटी बताओगे? पहला कार्ड उठाने का क्या होगा, कितना होता है बताएंगे? 2/10। और दूसरा कार्ड उठाने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बताना? क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट बोला है, मतलब उठाए, मल्टीपल ऑफ 5 देखे है या नहीं है, उसके बाद क्या कर दिया? विथ रिप्लेसमेंट मतलब फिर से डाल दिया, तो टोटल सैंपल स्पेस फिर से वही हो जाएगा 10। और फिर ये कितना हो बताना? 4/100, दैट मीन्स कितना? 1/20। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर एक रेड एक ब्लैक तो फिक्स हो गया, ज्यादा से ज्यादा कितना ब्लैक हो सकता है? 2। क्या क्या सिचुएशन? पहला रेड हुआ, दूसरा क्या हो सकता है सर? ब्लैक, और फिर कितना हो सकता है बताना? फिर कितना हो सकता है? रेड, आया ना? ऐसा हो सकता है कि पहला रेड हुआ, फिर मान लेते रेड हुआ और फिर ब्लैक होगा, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पहला रेड हुआ, फिर ब्लैक हुआ और फिर से ब्लैक, और कोई सिचुएशन हो सकता है? ब्लैक कम से कम क्या बोला? एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तो एक यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ज्यादा से ज्यादा रेड भी एक होना चाहिए, तो रेड एक बार 2 हो गया, एक बार ब्लैक 2। अब मेरे को बताना यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? क्या बोला? एटलीस्ट 1 रेड, पहला कार्ड रेड होना चाहिए, सॉरी एटलीस्ट 1 ब्लैक, और पहला रेड, तो पहला रेड लिए तो हो सकता है दूसरा ब्लैक होगा और फिर से रेड आया होगा। ऐसा हो सकता है कि पहला रेड लिए, फिर से रेड आया होगा, उसके बाद ब्लैक। हो सकता है कि पहला रेड लिए, फिर ब्लैक आया, फिर से ब्लैक, और कोई सिचुएशन हो सकता है क्या? अच्छा, अब इस पे बात, तो पहला रेड उठाने के चांसेस कितना है? रेड बॉल है कितने आप, ब्लैक बॉल कितने हैं? तो पहला रेड उठाने का कितना चांस होगा? 5/8। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट। तो फिर दूसरा ब्लैक बॉल उठाने के चांसेस कितना होगा? 3/7। बॉल में कमी आएगा, टोटल बॉल में कमी आएगी। रेड बॉल अब कितना हो जाएंगे? 4/6। इधर बात करें, पहला रेड बॉल वही 5/8, दूसरा रेड बॉल 4/7, और ब्लैक बॉल 3/6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला रेड बॉल 5/8, ब्लैक बॉल 3/7, फिर से ब्लैक बॉल 2/2 कितना 6। नीचे तो सेम रहेगा न्यूमेरिकली, हाँ या ना?
नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6। ऊपर में देखा जाए 5 तिया 15 चौके 60 पहला, दूसरा 5 कितना हो जाएगा 5 चौके 20 तिया 60, लेकिन तीसरा में चेंजेस होगा कितना 5 में 10 तिया 30। तो ऊपर का वैल्यू यदि देखा जाए तो कितना हो जाएगा 6 6 20 160 150 ना, 8 इंटू 7 इंटू 6 कट रहा है, 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 से कैंसिल कितना बार में जाएगा बताना, कितना बार 25 25 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 25/56। समझ में आया? आइए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे इस क्वेश्चन को। आ जाओ देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो सुना दे, कितना इजी क्वेश्चन है। बोल रहा अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट whose chances to solving it are 1/3 2/7 3/8। 3 स्टूडेंट मान लेते हैं ए बी सी को, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया बोला भैया सॉल्व कीजिए। तो पहला स्टूडेंट का जो सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी वो कितना है 1/3, दूसरे का कितना है और तीसरे का ऐसे दिया हुआ रिस्पेक्टिवली। if all the three to कितना all the if all the three try to solve the problem simultaneously, तीनों जन एक एक करके सॉल्व किया, then find the probability that exactly one of them can be solved it। exactly एक ही जन सॉल्व करे, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है exactly। तो आइदर ए सॉल्व किया होगा, या तो बी सॉल्व किया है या तो सी, लेकिन जब ए सॉल्व किया होगा उस वक्त बी और सी सॉल्व नहीं कर पाया होगा, या तो जब बी सॉल्व किया होगा उस टाइम ए और सी सॉल्व नहीं कर पाया होगा, या तो जब सी सॉल्व किया होगा तो उस टाइम ए और बी सॉल्व नहीं कर पाया। तो मान लेते ए का प्रोबेबिलिटी है जो सॉल्व करने का, मान लेते 3% है, 3 स्टूडेंट ए बी सी, ठीक है, लेट कर लेते 3 स्टूडेंट ए बी सी आर, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी टू सॉल्विंग देम कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 1/3। तो ए का सॉल्व नहीं करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा कोई बताएंगे 2/3 करेक्ट। अच्छा बी का सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है 2/7। तो बी का नहीं सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ बताएंगे 8/7। इसी टाइप से सी का सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है 3/8। तो सी का नहीं सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है कितना। अब कहानी बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व करना चाहिए, तो आइदर जब ए सॉल्व किया होगा उस वक्त बी और सी सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, इंटरसेक्शन एक ही साथ किया हो, या तो जब बी सॉल्व किया होगा उस वक्त ए और सी सॉल्व नहीं कर पाया, या तो जब सी सॉल्व किया होगा उस वक्त ए और बी सॉल्व नहीं कर पाए। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मतलब ऐड। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का कॉम्प्लीमेंट, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ जब ए सॉल्व किया होगा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सारा वैल्यू आपके पास पता है, सॉल्व करके जल्दी से बता दें। बन गया होगा उम्मीद करते हैं। पहला क्या बोला स्टेटमेंट सुना ध्यान से। अच्छा मेरे को बताना ए को हीट करने का क्या चांसेस है बताओगे, ए को ए हीट करने का क्या हो जाएगा बताओगे। इफ इन द ट्रायल ऑफ द ए जो है ट्रायल कर रहा है तो कितना बार रहा है 4 बार हीट लग रहा है 5 में, मतलब 4/5। बी का कितना हो जा रहा है बताओगे ट्रायल्स में 3/4, और सी का कितना हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो जा रहा है 2/3 करेक्ट। ए का नहीं लगेगा कितना टाइम्स, ठीक है, और बी का नहीं शॉर्ट लगने का चांसेस कितना होगा 1/4, और सी का नहीं लगने का चांसेस 1/4 चलेगा। पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है एग्जैक्टली 2 जन का लगना चाहिए, इसका मतलब नंबर 1 पे हम लोग बोल रहे हैं कि ए का नहीं लगा होगा, मान लेते हैं उस वक्त किसका लगा होगा बताना बी का लगा होगा और सी का लगा होगा, ऐसा हो सकता है। या मान लेते हैं अपने कि भैया बी का नहीं लगा होगा उस वक्त किसका किसका लगा होगा ए का और सी का, 2 जन का लग रहा है ना। या तो ऐसे हम मान लेते हैं कि भैया ए और बी का लगा होगा उस वक्त किसका नहीं लगा होगा सी का नहीं। फाइनली देखा जाए तो ए इसका मतलब कितना हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्लस में फिर कितना लिखा बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना
बी कॉम्प्लीमेंट, वैल्यू पुट कर लेना आपको, है ना, कर लोगे ना, कितना तो कर लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना ए इंटू कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये पहला का आंसर। दूसरे में क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2% हिट ऑफ देम, कम से कम कितना होना चाहिए 2%, या तो हो सकता था तीनों का तीनों हिट लग जाए, हाँ या ना, तो इसी सिचुएशन में एटलीस्ट 2 ऑफ देम बोल रहा है कि हिट लगना चाहिए, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आइदर ए का लगा होगा शॉट, बी का लगा होगा, सी का नहीं लगा होगा, या हो सकता है कि ए का लगा होगा, ठीक है, बी का नहीं लगा होगा और सी का लगा होगा, ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है, हाँ एक सेकंड देखो ना बता रहा, ठीक है, और क्या हो सकता है बताना सर, ऐसा हो सकता है कि ए का नहीं लगा होगा उस वक्त, किसका लगा होगा, बी का और सी का, ये 2% करने का, ऐसा हो सकता है कि तीनों का हिट लग जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट बोला है ना, एग्जैक्टली बोला हुआ रहता तो केवल 2% का, लेकिन बोला एटलीस्ट 2 ऑफ देम, तो 2 का लगेगा, चाहे तो वो तीनों का लग सकता है शॉर्ट, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फाइनली यहां से यहां तक का तो 2 से आंसर सॉल्व कर लिए होगे, ये वाला पहला वाला आंसर सॉल्व किए होगे, जो आया हुआ रहेगा उसके साथ केस को जोड़ देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, नन ऑफ देम, तीनों का नहीं लगना चाहिए, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, समझ में आया, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है वो सुना ध्यान से, ए और बी जो है तो वो क्या खेल रहा है भाई, एक डाई को थ्रो कर रहा है और बोल रहा है क्या कि जीतने का चांसेस क्या होगा, कब जीतेंगे, जब 4 से बड़ा होगा, तो एक डाइस को थ्रो करेंगे तो सेपल स्पेस क्या आएगा बताओ पहले, 1 2 3 4 5 6 यही आएगा। अच्छा मान लेते इवेंट जो है ई मान लेते जो कि 4 से ज्यादा, मतलब क्या होगा 5 और 6, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा बताएंगे, 2/6, मतलब कितना 1/3, मतलब कोई भी गेम तभी जीतेगा जब जीतने का चांसेस क्या होगा, गेम कब जीतने का चांसेस होगा जब 1/3 होगा, मतलब 5 या 6 आएगा तभी वो जीत सकता है। गेम स्टार्ट कौन कर रहा है, ए, तो मान लेते हैं कि जैसे गेम स्टार्ट किए ए जीता, बोला भैया चलते हैं घर, अब ए का जीतने का चांसेस, समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं, इफ ए स्टार्ट द गेम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द, पहले हम सोचते कि ए स्टार्ट किया और ए का जीतने का चांसेस क्या हो, फिर हम लोग बी का जीतने का चांसेस, ठीक है, पहले हम लोग ए का जीतने का चांसेस, पहला गेम स्टार्ट कौन किया, ए स्टार्ट किया जीता घर, बी को मौका ही नहीं मिला, ये एक सिचुएशन हो सकता है। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, क्योंकि बोला टिल दी, क्या बोला स्टेटमेंट क्या बोला, ये तब तक चलेगा ये मैच टिल 1 ऑफ द गेम, कम से कम एक को जीतना चाहिए, तो पहला केस हो सकता है, ऐसा केस हो सकता है जिसमें ए जीता होगा, पहला टॉस किया होगा, पहला थ्रो किया होगा, उसमें पहले ही जीत के निकल गया। एक तो टाइम आता था फेविक्विक का ऐड, तुम लोग देखे हो कि नहीं देखे हो पता नहीं, फेविक्विक का ऐड आता था बहुत पुराने टेलीविजन में, वो इस तरीके का ऐड रहता था ना कि 2 ठो फिश जो फिशरमैन जो होते हैं ना जो मछली पकड़ते, वो इस टाइप से जो रहता है उसका, अरे क्या रहता है डंडा टाइप से रहता है, वो निकला हुआ रहता है, तो उसमें वो क्या किया फेंका हुआ रहता है, आधा घंटा 1 घंटा हो गया हुआ रहता है, उससे कभी मछली फंसा ही नहीं था, और वो क्या किया फेविक्विक लेके आया, ऐसे करके किया, वो तुरंत उसका जहां जहां पे 3-4 जगह लगाया हुआ रहता है, 3-4 जगह मछली होता है वो निकल जाता है, फेविक्विक का ऐड था ये। तो एक बंदा वो ट्राई किया, दिन भर ट्राई किया, उसका मछली फंसा ही नहीं, लेकिन दूसरे वाला फेविक्विक लगाया, फेविक्विक का ऐड आता था उस टाइम, बहुत पुराने टाइम का बात। तो वही कहानी कि भैया यहाँ पे गेम क्या है, थ्रो कौन किया, ए थ्रो किया और ए जीता घर, ऐसा सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि ए थ्रो किया होगा, फिर ए का चांसेस कब आएगा, जब ए हारा होगा, सेकेंड राउंड कब चांस आएगा, पहला राउंड में ए जीत के चला गया था, दूसरा राउंड ए कब आ सकता है, पॉसिबिलिटी कब है, जब ए हारा होगा, बी हारा होगा, तभी जाके ए का, थर्ड राउंड ए का जीतने का चांसेस कब होगा, ए हारा होगा, बी हारा होगा, फिर ए हारा होगा, बी हारा होगा, फिर ए जीता होगा, फोर्थ राउंड में जीतने के चांसेस क्या, जब इस टाइप से ए हारा होगा, बी हारा होगा, ए हारा होगा, बी हारा होगा, ए हारा होगा, बी हारा होगा, तब जाके, दैट मीन्स क्या कि क्या क्या सिचुएशन हो सकता है जीतने का चांसेस, ए का जीतने का चांसेस, विनिंग फॉर ए का जीतने का जो चांसेस होगा वो क्या हो सकता है कि हो सकता है कि पहला टाइम में ही,
ठीक है। ए विनिंग ऑफ ए कितना हो सकता है बताना। पहले टाइम में ए जीत के चला गया होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, पहले टाइम में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाले विनिंग, पहले टाइम में मान लेते ई आ गया होगा, हाँ या ना। एक सेकंड लिखने का तरीका में गलती हो रहा है। ए का जीतने का चांसेस हो सकता है कि पहले ए का जीत गया होगा चांस। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है बताओगे कि ए हारा होगा अपने आप में, और उस वक्त क्या हारा होगा, बी भी हारा होगा, हाँ या ना। तब जाके फिर से कौन जीता होगा बताओगे, ए। थर्ड राउंड में क्या हो सकता है बताओगे, ए अपने टाइम में हारा होगा पहला राउंड में, बी भी पहला राउंड में हार गया होगा। सेकेंड राउंड में ए हारा होगा, फिर कितना हारा होगा, बी भी हारा होगा, और फिर कितना, ए जीता होगा। इस टाइप से एंड सो ऑन चलेगा। कहाँ तक चलेगा सर, चलता रहेगा, क्योंकि गेम चलता है, वो केसेस चलता रहेगा। कितना दूर तक सर चलेगा सर, इन्फिनिटी टाइम्स तक। तो इसका मतलब ये होगा कि ए का जीतने का चांसेस क्या होगा, ए का जीतने का चांसेस कितना होगा, 1/3, हाँ या ना। और ए का हारने का चांसेस क्या होगा, तो हारने का दोनों का चांसेस सेम होगा, क्योंकि सेम गेम चल रहा है, दोनों के लिए सेम सिचुएशन होगा। तो ए का हारने का चांसेस कितना होगा बताओगे, 2/3। और बी का भी हारने का चांसेस कितना होगा, और फिर से ए का जीतने का चांसेस कितना होगा, और फिर से यहाँ पे ए का हारने के चांसेस, और फिर कितना, 2/3, 2/3, 2/3, और फिर कितना, 1/3। इसी टाइप से चलेगा, हाँ या ना। अब सुना ध्यान से, तो ये पहली दफा 1/3, यहाँ पे सुनना, प्लस में कितना, 2/3 का होल स्क्वायर इंटू 1/3। दिख रहा है, ये कितना होता है, 2/3 का होल टू द पावर 4, 1/3। नेक्स्ट कितना आता, 2/3 का होल टू द पावर 6, 1/3। और इस टाइप से एंड हो। अब इसका सम करना है, यहाँ पे एक छोटा सा बात है, इसमें से ना हम 1/3 कॉमन ले ले बेटा। क्या बच गया, आप क्या बच गया बताना, 1 प्लस में 2/3 होल स्क्वायर, प्लस में 2/3 का पावर में 4, प्लस में 2/3 का पावर में 6, प्लस में डॉट 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 इनफिनिटी। एक इनफाइनाइट जीपी का एक फॉर्मूला हुआ करता था, याद है थोड़ा बहुत, क्या है, ए प्लस में ए आर प्लस में ए आर स्क्वायर प्लस में डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक होगा। तो ये क्या हो जाएगा, a/1 माइनस आर, वेयर आर बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू। आर का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 के बीच में। लेकिन प्रोबेबिलिटी के केस में कहां से कहां तक होगा, 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में तो ऑलरेडी है 2/3, तो 0 से 1 के बीच में 2/3 है, दैट मीन्स यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी लगा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताना, 1/3, ए का वैल्यू कितना है 1, ए का वैल्यू कितना है 1, 1/1 माइनस 1 माइनस आर, आर का वैल्यू कितना है 2/3 के स्क्वायर, 2/3 के स्क्वायर मतलब 4/, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा 1/3, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 9/5, यहाँ से 3 कैंसिल करेंगे कितना होगा 3, तो ये कितना हो जाएगा बताना 2, 3/, ए का जीतने का चांसेस कितना है, ये किसका जीतने का चांस, ए का 3/5। लेकिन निकालना किसका बोला था, बी का। तो बी का जीतने का चांसेस क्या, जब ए का 3/5 है तो बी का जीतने का चांसेस कितना होगा 1 माइनस 3/5, दैट मीन्स कितना 2/5। क्लियर है, समझ में है, क्योंकि ए और बी दोनों गेम खेल रहा है, तो ए का जीतने का चांसेस यदि 3/5 है, तो बी का विनिंग का चांसेस कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/5, दैट मीन्स 2। अच्छा क्वेश्चन था ना ये, इनफाइनाइट जीपी लग रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है,